हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव पहल के एक हिस्से के रूप में हाल ही में भारत सरकार ने किस पेड़ की खेती और प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? ऑप्शन ए भारतीय चंदन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी अशोक। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव पहल के एक हिस्से के रूप में हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय चंदन की खेती और प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में मूल्यवर्धन के साथ साथ किसानों एवं युवा उद्यमियों के बीच खेती के नए तरीकों को पेश करना है। संतालम एल्बम जिसे प्राय भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, मूलतः चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाई जाने वाली एक शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है। चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत विश्व में चंदन व्यापार में 85% का योगदान देता है। यह उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों, गहरा भूरा और लाल के साथ 20 मीटर तक ऊंचा होता है। बात करें इसके आईयूसीएन के स्टेटस के बारे में, तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसे सुवेद की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारतीय चंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। इससे संबंधित आदेश वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित श्रेणी में प्रवेश करने वाली देश की 11वीं राज्य स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आशय उन कंपनियों से है जिसमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उनका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 रुपए करोड़ था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उनका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। ये जो है, ये 3 टर्म कंडीशन ध्यान रखिएगा कि किस टर्म कंडीशन के बेसिस पे किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार ने सीपीएसईज को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। वर्ष 1986 में स्थापित पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली क्षेत्र हेतु स्थापित व्यापक बुनियादी अवसंरचना वित्त कंपनी है। अब देखिए, देख लेते हैं हम लोग कि जो आपका ये 11वीं है, तो बाकी 10 कौन से हैं महारत्न कंपनियां। ठीक है, तो पहला है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी गेल इंडिया लिमिटेड। आपका पॉइंट आपका 5 होगा भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छठा है आपका भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सातवां भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। आठवां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 9वां है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप प्राइस सेल कहते हैं। आपका 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आपका ये 11वां अभी हाल ही में जुड़ा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्लावर स्कॉर्पियनशिप नामक मछली की एक प्रजाति कौन से महासागर में खोजी गई है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर।
देखिए देखिए हाल ही में जो है फ्लावर स्कॉर्पियन से नामक मछली की एक प्रजाति जो कि केवल प्रशांत महासागर में ही पाई जाती थी, अब आपका हिंद महासागर में भी खोजी गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि ने इस प्रजाति को विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास हेतु आकर्षित किया होगा। यह रे फिनिस मछली के क्रम से संबंधित है, जिसे स्कॉर्पियन फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे लगभग एक सदी पहले वर्ष 1929 में जापान से दूर प्रशांत महासागर में खोजा गया था। स्कॉर्पियनिफॉर्म या बिच्छू मछली परिवार की मछलियां समुद्र के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। देखिए 15 अक्टूबर 2021 को देश भर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। डॉक्टर कलाम का जन्म जो है वो आपका 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे न केवल एक सुविख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे बल्कि महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने डीआरडीओ तथा इसरो के साथ काम किया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 1962 में इसरो से जुड़े और वहां उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को चिन्हित करने हेतु वर्ष 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था। डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें भारत एवं विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1992 से वर्ष 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस योजना हेतु जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन यानी SRIPS M टूल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए PM कुसुम योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी स्वानथ छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। देखिए हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा हेतु जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन टूल लॉन्च किया गया है। यह मनरेगा की भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित क्रियान्वयन में जलवायु सूचना को भी शामिल करने में मदद करेगा। GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी का विश्लेषण और प्रदर्शन करता है। SRIPS M टूल के क्रियान्वयन से ग्रामीण समुदाय के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने हेतु नई संभावनाएं खुल जाएगी। इस टूल का इस्तेमाल 7 राज्यों जिसमें आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में किया जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। आपका इसमें यहाँ पे यह लिख दिया है मनरेगा आपका जो है, ठीक है। मनरेगा जो है दुनिया का सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसे जो है आपका 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच जारी रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 के बीच अलास्का स्थित संयुक्त बेस एल्मेडार्फ रिचर्डसन में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए भारत और अमेरिका के बीच जारी रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 के बीच अलास्का स्थित संयुक्त बेस एल्मेडार्फ रिचर्डसन में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से इसमें हिस्सा ले रहे दल में इन्फेंट्री बटालियन के 350 कर्मी शामिल हैं।
गौरतलब है कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग है। यह संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण होगा, जिसमें दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जो है वो आपका फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये सॉरी आगे पीछे हो गया, ठीक है। कब किया जाता है? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। देखिए प्रतिवर्ष जो है आपका 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस वर्ष 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को चिन्हित करता है, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया था। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 1970 में किया गया था। यह दिवस उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मान करता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर मानकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय मानक संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में रूपांतरित कर दिया गया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को वर्ष 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु एक बार पुनः चुन लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। देखिए हाल ही में भारत को वर्ष 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु एक बार पुनः चुन लिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत के साथ अमेरिका समेत कुल 18 देशों का चयन किया गया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा 47 सदस्य इस निकाय को छोड़ने के 3 वर्ष से अधिक समय के बाद पहली बार अमेरिका इस समूह में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में कार्यरत एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सदस्यों का चुनाव 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें अधिकतम 2 कार्यकाल लगातार हो सकते हैं। यूएनएचआरसी में 5 समूहों से क्षेत्रीय समूहों के आधार पर 47 सदस्य चुने जाते हैं। परिषद का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रचार करना और उनकी रक्षा करना, साथ ही कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत। इसमें आपका अमेरिका भी है, अमेरिका इस बार चुना गया है, लेकिन भारत जो है ये लगातार दूसरी बार चुना गया है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में बोला है कि पुनः चुन लिया गया है, तो भारत जो है वो दोबारा चुना गया है, अमेरिका ये पहला बार चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी लूखा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी साबरमती। देखिए हाल ही में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने मृतप्राय लूखा नदी को पुनर्जीवित किया है। लूखा नदी को 1 दशक पहले विषाक्त माना जाता था, क्योंकि वह नदी एसिड खदानों की जल निकासी और उसके कोयले की खदानों से प्रभावित होने के कारण दूषित हो रहा है। ये खदानों होगा, ठीक है। लूखा मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है, जहां मेघालय की अधिकांश रेड हॉल कोयला खदानें स्थित है। यह कोयला और चूना पत्थर के निरंतर बड़े पैमाने पर खनन का शिकार बन गई है, जो कथित तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। परिणाम स्वरूप ये नदी को विचित्र शीतकालीन अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। नदी मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है और दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए गद्दम गांव के पास लुनार नदी में शामिल होने के पश्चात एक दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करती है। यह नदी सोनपुर गांव से होकर दक्षिणी असम की बराक घाटी में पहुंचती है और बांग्लादेश के बाढ़ के मैदानों में समाप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लूखा नदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर के लौंग को भौगोलिक संकेतक का दर्जा हाल ही में दे दिया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए, कन्याकुमारी लौंग को भारतीय संकेतक का दर्जा हाल ही में दे दिया गया है। इस लौंग को वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की मात्रा काफी अधिक होती है और इसकी विशेष सुगंध के चलते इसे यह दर्जा दिया गया है। भारत में कुल उत्पादित लौंग में कन्याकुमारी लौंग का हिस्सा लगभग 65% है। इसकी खेती कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाटों में समुद्र तल से 400 से 900 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। यह कन्याकुमारी के महेंद्रगिरी में उगाया जाता है। कन्याकुमारी लौंग को अंग्रेजों द्वारा लगभग 1800 ईस्वी के तेनकासी जिले के कुट्रालम में उगाने के लिए लाया गया था, जहां से इसे आरक्षित वनों और कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्रों में लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कन्याकुमारी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।